जैसे हमारे टाइम पे क्या रहता था कि इरोडोव के ना ऐसे कहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर दिस वन दिस वन दिस वन, ये सब बताते हैं ना। मैंने थोड़ा अलग अप्रोच अपनाई थी। मैंने अप्रोच लगाई थी कि मतलब जैसे इरोडोव की एक मैंने बुक ले ली थी, एक उसके मैंने सोल्यूशन लिए थे। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता था, मैं उसे समझने की ट्राई करता था। अगर वो मेरे से समझ आता है तो वेल एंड गुड, अगर मेरे को नहीं समझ आता तो मैं सोल्यूशन देखता हूँ। सोल्यूशन में अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो मतलब जैसे हमारे जेई के स्कोप के अंदर है, चीजें आपको समझ आती है कि ये चीज जेई के स्कोप में ये नहीं है, तो अगर जो सोल्यूशन में जेई के स्कोप के अंदर है वो आपको समझ आना चाहिए। इस वजह से मेरे काफी बेनिफिट हुआ था, क्योंकि मतलब कई सारे क्वेश्चंस जो थे 2021 में एडवांस में, वो काफी ज्यादा सेम उधर से ही आए थे, एरोडोव से ही। हर साल एक्चुअली जेई जो होता है, आप अगर ध्यान दोगे तो एरोडोव और जो एडवांस बुक्स होती हैं उनसे क्वेश्चंस काफी मतलब ऑलमोस्ट इंस्पायर्ड सवाल सीधे डाल देता है। इससे आपको बेसिकली आपको अपना लेवल अप करते रहना होता है हमेशा। अगर आपसे आज इतने लेवल के क्वेश्चन हो रहे तो कल इतने लेवल के होने चाहिए, तो इससे काफी फायदा रहता है अगर आप एरोडोव करते हो। जैसे With only 2 attempts in April and May, you cannot miss out of this offer. It's now or never deal on very high demand. 19 फरवरी तक ऑफर आपका एक्सटेंड हो चुका है। 3 months के अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में यू आर गेटिंग 40% डिस्काउंट। Yes, you heard it right. 40% डिस्काउंट ऑन 3 month सब्सक्रिप्शन। 6 months पे सब्सक्रिप्शन पे भी आपको ऑलमोस्ट 36% का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑलमोस्ट 40 बट 36% का डिस्काउंट। बाकी ऑन 1 year एंड अबव सब्सक्रिप्शन पे आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। 19 फरवरी तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। यूजुअली सिर्फ 10% मिलता है, 20% तो मिनिमम है, उससे भी बड़ा आपके पास डिस्काउंट्स आए हुए हैं 3 months और 6 months के लिए। तो फटाफट जाओ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अभी जाके एनरोल करो। डू नॉट मिस आउट ऑफ दिस ऑफर, डू नॉट मिस आउट ऑफ दिस ऑफर। क्योंकि अगर कोई लोग सोच रहे थे कि प्रैक्टिस सीरीज बैच चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए जेईई में 22 वालों के लिए, तो वो भी 19 फरवरी से आपके लिए 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। डिटेल स्क्रीन पर आपको दिख रही है। 23-24 वालों के लिए भी 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो फटाफट जाओ एनरोल करो। प्लस और आइकॉनिक में जो लोग कंफ्यूज रहते हैं तो मैं बता दूं कि प्लस के फीचर्स कुछ ये होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। न्यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के तो सारे फीचर्स मिलते ही मिलते हैं, इसके साथ 3 एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यू विल गेट अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप्स if you get iconic subscription, but plus subscription पे you will get access only to the in-app notes। तो ये फर्क होता है। this is the new iconic subscription deals, बहुत ही अमेजिंग है। 19 फरवरी तक वैलिड है। फटाफट जाओ और एनरोल करो। अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि कुछ यूट्यूबर यूज करे थे। मैंने यूट्यूबर मतलब एडवांस लेवल के, एक्चुअल एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। जैसे मेरे को पहले लगता था कि मेरे को थर्मोडायनेमिक्स आती है, पर फिर मैंने उधर से देखा तो मेरे को पता चला कि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे को नहीं आते, मतलब क्वेश्चंस अप्लाई करने में। एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे आकाश गोयल है या इंडियन स्कूल ऑफ फिजिक्स है, एक सर है जनार्दन फिजिक्स। तो 2020 में एक सर्विस टेंशन वाला क्वेश्चन था, उसमें उनकी एनालिसिस बहुत अच्छी थी उसकी, तो वो मैंने समझा था। फिर मेरे को पता चला कि सरफेस टेंशन में भी काफी सारी नई चीजें हैं, तो आप उनसे देख सकते हो। बेसिकली आपको डिसहार्टन नहीं होना कि मतलब अगर मेरे से नहीं हो रहा तो आप ये मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा। आप ये सोचो अगर मेरे से नहीं हो रहा तो कभी तो मैं सॉल्व करूंगा उसको, कभी तो मैं मेरे को उसे कभी करना पड़ेगा। मैथ्स में मैंने आपको बता दिया था, मैथ्स में एक मेरे दोस्त ने मेरे को एक बुक रेफर करी थी, ब्लैक बुक, सबने सुनी होगी। वो बुक काफी अच्छी होती है, मतलब ब्लैक बुक जो होती है वो बुक बहुत ही अच्छी होती है। तो उसमें मतलब सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहती है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और बाकी जैसे कि सब लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर तो करने ही होते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर मेरा मानना ये है आपका करने का तब फ़ायदा है जब आपको थोड़ा चैप्टर आता हो, कि बेसिकली आपको चैप्टर आता हो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर सोल्यूशन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने आज अगर सर ने 2 कॉन्सेप्ट समझा दिए उसके बाद आप करने लग गए तो कोई फायदा नहीं है। या फिर मैं तो कहूँगा कि जब आपके 3-4 चैप्टर हो जाते हैं तब करो, तब आपके कॉन्सेप्ट एक्चुअल टेस्ट होते हैं कि मेरे को पिछला कितना याद है। मैं कहूँगा कि कोचिंग के टेस्ट से उतना दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग वाले जानबूझ के थोड़ा टेस्ट ज्यादा मुश्किल बनाते हैं। मेरे को अभी भी याद है कि जो जैसे मतलब जब मैंने ड्रॉप लिया था तो मैंने एडवांस के लिए फिटजी की टेस्ट सीरीज मतलब पीडीएफ में यूज करी थी, तो वो मेरे को काफी डिफिकल्ट लगती थी। उसमें मेरे बहुत ही कम नंबर बनते थे। तो मैंने एक्चुअली, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छा सपोर्ट थे, वो कभी भी एक्चुअली दुखी नहीं होने देते थे कि आपके बुरे नंबर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका सपना खत्म हो गया, लास्ट तक फाइट देना चाहिए आपको हमेशा। एक मैंने क्या कहते हैं लास्ट में ऑनलाइन कोर्स लिया था, वो क्रैश कोर्स टाइप्स था, तो
वो बहुत ही अच्छा पढ़ाया था उन्होंने, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट था, वो एग्जाम एक लेते हैं उससे आपको सिलेक्ट करते हैं, तो वो अच्छा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं। तो उसमें मतलब आपको सारे रिसोर्सेज मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप टेस्ट में अच्छा करते हो। मतलब आपको वो एक काइंड ऑफ थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, वो हर एक चैप्टर हाँ। वाइज 30 या 40 क्वेश्चंस का दे देंगे आपको, उसको आपको सॉल्व कर लो, वो डिस्कस भी करते हैं फिर बाद में। और वो बेसिकली टाइम टू टाइम आपके प्रीवियस ईयर पेपर और क्या कहते हैं सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट सब लेते हैं उसमें, एडवांस्ड मेंस, तो उनके काफ़ी रेलेवेंट मॉक टेस्ट रहते हैं मेरे हिसाब से। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ वैसे, मतलब कई लोग एक्चुअली एनटी अभ्यास जो होता है ना मेंस के लिए, एनटी अभ्यास को बहुत मतलब ऐसे अंडररेटेड सा मानते हैं, पर मैंने पाया कि एनटी अभ्यास जो है वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रैक्टिस का सोर्स है। बहुत सारे अटेम्प्ट होते हैं तो उसमें आपको नहीं पता कि आपकी हार्ड शिफ्ट आएगी या इजी शिफ्ट आएगी कि या फिर मतलब आपको किस तरीके के आएंगे। तो मेरा मानना तो इससे आपको एनटी अभ्यास काफी अच्छा प्रैक्टिस देता है। जैसे कभी एनटी अभ्यास में आपके थोड़े एक चैप्टर को ज्यादा ही वेटेज दे देते हैं, कभी वो बहुत ही ज्यादा टफ बना देते हैं, तो इससे आपको एक हैबिट बन जाती है, और प्लस टाइम लिमिट और एनालिसिस भी रहती है उधर, तो इससे काफी फायदा रहता है। जैसे मैं तो जब भी मैं जैसे मेंस देता था, तो मेंस के लिए जब भी मैंने दिया था तो मैं ऑलमोस्ट डेली एक मॉक टेस्ट देता था। लाइक सुबह मैं जैसे उठता था तो सुबह मेरी थोड़ी प्रोडक्टिविटी कम होती थी लेजीनेस की वजह से, तो मैं 3 घंटे मॉक टेस्ट दे देता था। इससे टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, कुछ नई चीज़ भी सीख ली। और इनफैक्ट मेरा मानना यह है, जैसे मेरा सिलेबस नहीं हुआ था, थोड़ा सा पेंडिंग था, तो मैंने तब भी मॉक टेस्ट देता था। इससे क्या है कि आपको एक नई चीज़ समझ गए, मतलब आप एक चैप्टर को एक जिक्सॉ पजल की तरह मानो कि मेरे पास एक पीस मिल गया, मेरे को दूसरा पीस मिल गया। ऐसे मॉक टेस्ट करते करते वहाँ पे शायद उस टाइम पे 150 मॉक टेस्ट थे, तो अगर आप 60 भी करोगे तो काफ़ी फायदा रहेगा कि आपको थोड़े थोड़े जिक्सॉ पजल से समझ आएगा। एक्चुअली मेंस के उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होते सवाल जब आपके एक्चुअल मेंस होता है, तो उसमें अगर कोई भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ गया तो आपकी काफ़ी फायदा होगा। जैसे मेरे से एडवांस में पीएनसी के क्वेश्चन नहीं हुए, लेकिन क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दिए थे तो मेंस में मेरे से बहुत आराम से हो गए थे। तो ये बहुत फायदा रहता है कि आप एनटी अभ्यास मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सोर्स है। लोग उसे काफी मतलब बुरा बोलते हैं, पर मेरे को नहीं लगा, मैंने पर्सनली यूज करा है और मेरे को काफी इफेक्टिव लगे हैं। अगर आप जैसे किसी कोचिंग का यूज करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा टफ बनाते हैं, ये बात सारे एस्पिरेंट्स रिलेट करेंगे कि आप अगर किसी रेप्यूटेड कोचिंग का यूज करोगे तो वो बहुत ज्यादा टफ बना देते हैं। मेरे हिसाब से एनटी अभ्यास जरूर यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आपने रिसोर्सेज तो सारे बता दिए। अब मुझे ये बताओ कि ड्रॉप ईयर में फिर आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर बढ़ने लगे, और फिर अटेम्प्ट्स जो 4 अटेम्प्ट्स हुए उसमें कितनी कितनी परसेंटाइल कैसे? तो मेरे बेसिकली धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव हुए एनटी अभ्यास में। मेरे अप्रॉक्स 200 के अप्रॉक्स रहते थे 300 में से, कभी थोड़े ज़्यादा भी आ जाते थे, और जब आखिर तक आने लग गए तो मेरे अप्रॉक्स 240 तक टच हो गए थे 300 में से एनटी अभ्यास में। मैं एनटी अभ्यास को मेजर अपना वो बनाता था। उसके बाद एडवांस्ड के मैंने आपको बताए थे मॉक टेस्ट में, वो ऑनलाइन कोचिंग है उसके देता था, तो वो काफ़ी रेलेवेंट लगते थे, पर उसमें काफ़ी वेरिएंस रहता था। तो वहाँ पे एक रैंक लिस्ट भी बनाते थे वो सारे बच्चों का, तो उसमें ठीक ठाक रहती थी मेरी। ठीक है, तो जो फिर जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ फिर वो कैसा गया उसके बारे में बताओ। उसमें मेरा पेपर हार्डेस्ट शिफ्ट थी मेरी शिफ्ट, है ना, तो उसमें मेरे 99.4 परसेंटाइल टच हुई, तो मैं काफ़ी खुश हुआ कि हार्ड वर्क का काफ़ी रिजल्ट मिला। उसके बाद हमारा सेकेंड अटेम्प्ट एक्चुअली 15 या 16 डेज बाद ही था, तो अब उसमें ज़्यादा रिवीजन तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए मैंने बस मॉक टेस्ट दिए। रोज मैं मॉक टेस्ट देता था, कभी कभी 2-2 बार भी दे देता था दिन में, तो उससे क्या कहते हैं काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई और मेरी 99.6 टच हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि अब मेंस के लिए काफ़ी टारगेट कर लिया। एक्चुअली मेंस आपका बेस सेट कर देता है कि आपने सारा बेस बिल्ड कर लिया, उसके बाद एडवांस। तो मैंने सोचा कि एडवांस पे फोकस करते हैं अब, क्योंकि काफ़ी अच्छी परसेंटाइल हो गई थी, प्रिडिक्ट कर लिया था कॉलेज के अप्रॉक्सीमेटली CS मिल ही जाना चाहिए अच्छे से किसी में, तो उस हिसाब से हो गया था मेरा। मैंने फिर एडवांस पे फोकस करा, तो उससे थोड़ा ड्रॉबैक हो गया कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट जो कोविड में हुआ था, तो उसके लिए मैं थोड़ा कम प्रिपेयर्ड था, तो उसमें मेरी थोड़ी परसेंटाइल डाउन हो गई थी। मेरी 99.3 आई थी उसमें परसेंटाइल, तो वो थोड़ा डाउन हो गया था, पर मैंने उतना दुखी नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास एक अच्छा बेस्ट ऑफ वो था ही, ठीक है, बेस्ट ऑफ। उसके तुरंत बाद ही मेरा बिट्स था, तो बिट्स के लिए मैंने एक्चुअली पूरे टाइम सारे टाइम मॉक टेस्ट करे थे, जहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर मिलते थे मैं वो कर लेता था, तो उसके लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी, तो मेरे को अच्छा स्कोर आ गया था। फिर लास्ट अटेम्प्ट था जो फोर्थ अटेम्प्ट, उसमें मैंने कहा कि एक बार लास्ट में अच्छे से रिवीजन करके अच्छे से एक बार दे देते हैं, तो उसमें मेरा वापस 99.55 कुछ टच हो गया था, तो
इट वाज ऑल इन ऑल गुड। मेंस देने के बाद 1 महीने का गैप मिला था, तो क्योंकि मैं पहले से ही एडवांस की तैयारी कर रहा था, मैं एडवांस की काफ़ी रिसोर्सेज, और जैसा मैंने बताया था कि मैं जो भी रिसोर्सेज, जो भी क्वेश्चंस होते थे वो कलेक्ट कर लेता था, तो मैं वो करता था। और मैंने लास्ट के मंथ में, अब पता नहीं है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कई लोगों के लिए, पर मैंने लास्ट के मंथ में मैंने एरोडोव भी करी थी। तो उसमें मैं क्या करता था कि सोल्यूशन देखता था, और उसमें मतलब अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आई उसको मैं समझने की कोशिश करता था कि राइटर या जिसने भी ये सोचा है वो कैसे सोचा है, कि मतलब मेरे को एग्जाम हॉल में कैसे स्ट्राइक करेगा, या कैसे प्रोसीजर फॉलो होगा, थॉट प्रोसेस कैसे हुआ, कि मतलब पहले इसने डाइपोल मोमेंट मांगा, फिर इसने कैलकुलेट करा। तो इस तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता था। और मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स को रखा था। मैकेनिक्स के लिए मैंने ट्राई करा था कि एरोडोव ठीक ठाक मॉडरेट लेवल हो जाए, तो उसमें मेरे को अच्छे नंबर आ गए थे। और एडवांस में मैथ्स फिर में आपकी रैंक कितनी आई? एडवांस में मेरी रैंक जैसा मैंने बताया था 2653 आई थी। ग्रेट। और लास्ट ईयर आई थी 15,000? हाँ 15,000। मार्क्स कितने आए थे एडवांस में? पिछली बार का मेरे को उतना याद नहीं, शायद मेरे 20% आए होंगे। अच्छा, और इस बार मेरे आए थे 47%, तो इतना आए थे मेरे। ग्रेट। फिर तो फाइनली आप इतनी मेहनत करने के बाद ड्रॉप ईयर में आपकी मेंस की रैंक भी बहुत बूस्ट हुई और एडवांस की भी बहुत बूस्ट हुई। मेंस में आपकी लास्ट ईयर कितनी रैंक थी? मेंस में मेरी ऑलमोस्ट 15,000 ही थी। तो मेंस और एडवांस दोनों में आपने बहुत इम्प्रूव किया। और अब पहुंच गए, आईआईटी जाना था तो आईआईटी जाने का सपना फाइनली पूरा हुआ। थैंक यू सो मच निखिल, इतनी डिटेल में इतने अच्छे से अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। हमने बहुत लंबी वीडियो बनाई है, तो आई होप कि व्यूअर्स को ढंग से समझ आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गए तो फिर कैसे टैकल करनी होती है, और क्या क्या रिसोर्सेज कहाँ से यूज कर सकते हैं। अपने रिसोर्सेज, बुक्स, यूट्यूब चैनल्स और ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, आपने सब कुछ क्रिस्प वे में, क्रिस्प तो नहीं, आपने बहुत डिटेल्ड वे में सब कुछ बता दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हेल्प्स यू अराउंड। थैंक यू।